हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 12 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का सिंपल सा टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो चीज़ें आज हम देखेंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसकी थ्योरी भी सिंपल है और न्यूमेरिकल भी इसके आसान होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक, तो म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ने से पहले हमको सेल्फ इंडक्शन रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसमें हमने क्या करा था, एक सिंपल छोटी सी कॉइल ली थी, उस कॉइल में से हमने करंट पास करा था और वो करंट को हम चेंज करते थे इस रेओस्टेट के हेल्प से। तो इस रेओस्टेट की हेल्प से हम क्या करते थे, करंट चेंज कर देते थे। करंट की जैसी ही वैल्यू चेंज होती थी, करंट के अराउंड कंडक्टर या ये जो कॉइल है इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनती थी, कैसे हमको पता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर से, कि अगर किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन जाती थी, ये खुद जो है अपने ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाता था। ठीक है, और वो मैग्नेटिक फील्ड करंट जब हम चेंज करते थे तो करंट के चेंज की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती थी। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता था और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इसी कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता था। उस ईएमएफ इंडक्शन को हम बोलते थे सेल्फ इंडक्शन। क्यों था वो सेल्फ इंडक्शन? क्योंकि जिस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसका रीजन कौन है, उसी कॉइल के अंदर से फ्लो होने वाला करंट और उस करंट में आने वाला चेंज। ठीक है, ये कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। क्यों इंड्यूस हो रहा है? क्योंकि इसी कॉइल का जो अंदर से करंट फ्लो हो रहा है वो करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। करंट चेंज तो फील्ड चेंज, फील्ड चेंज तो फ्लक्स चेंज, फ्लक्स चेंज मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा फैराडे के लॉ के हिसाब से। सही है, तो सेल्फ इंडक्टेंस को हमने देखा था एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन। जो सेल्फ इंडक्शन में हम एक ही कॉइल करते थे, अभी हमारे पास कितनी कॉइल्स होंगी? अभी हमारे पास दो कॉइल्स होंगी। ठीक है, तो हम सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला भी ढूंढेंगे, डेफिनेशन भी ढूंढेंगे। चलिए, तो एक कॉइल की जगह पे अभी हम दो कॉइल्स लेंगे। चलो मान लो दो कॉइल्स है, ये है उसका सोर्स। ठीक है, ये है रेओस्टेट और ये है की मान। इस कॉइल को अपन नाम देते हैं पी। ठीक है, और इसके विसिनिटी में मतलब इसके क्लोज अपन दूसरी कॉइल रखते हैं। दूसरी कॉइल को मैं लगा देता हूँ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, यहाँ पे हमको थोड़ा फैराडे लॉ जो है उसका इस्तेमाल करना होगा। सही है, इसको नाम देते हैं, इस कॉइल को एस दे देते हैं। क्या होता है, हम क्या करेंगे, ये जो पहली कॉइल है जिसमें से हम करंट पास कराएंगे, ठीक है, ये फर्स्ट कॉइल मान लो, ये सेकंड कॉइल। ये जो फर्स्ट कॉइल है ना, इसमें से हम करंट पास करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस कॉइल को देखो हमने सप्लाई लगा दिया है, ये वोल्टेज है मतलब बैटरी है, ये क्या है, रेओस्टेट है। इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज कम ज्यादा या करंट कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और ये है हमारी की। तो क्या होगा, हम इस रेओस्टेट की हेल्प से इसका जो है वोल्टेज चेंज करेंगे, उसकी वजह से करंट चेंज होगा और इस कॉइल के अंदर से करंट फ्लो होगा। इस कॉइल के अंदर से करंट फ्लो होगा और जो करंट फ्लो होने वाला है वो करंट का फ्लो हम चेंज करेंगे। जैसे ही इस कॉइल के अंदर से फ्लो होने वाला करंट चेंज होगा, उसके अराउंड प्रोड्यूस होने वाली फील्ड चेंज होगी और मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। ठीक है, और ये सॉलिनॉइड की जैसे दिख रहा, इधर और इधर फील्ड नहीं होंगी, कहाँ से होंगी, स्ट्रेट में फील्ड होंगी, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं फील्ड लाइन को, ऐसा। ये बाकी दूसरी फील्ड लाइन थी ऐसी, ये तीसरी गई ऐसी, और बाकी के नीचे भी जा सकती है। कॉइल थोड़ी बड़ी निकालनी चाहिए थी लेकिन मान लो। ठीक है, इस कॉइल का एरिया होगा मान लो S1, इस कॉइल का सरफेस एरिया होगा मान लो S2। ठीक है, अभी सरफेस एरिया मतलब टोटल एरिया, ठीक है, कॉइल का। तो हम क्या कर रहे हैं, जिस कॉइल में से करंट हम फ्लो कर रहे हैं, जिस कॉइल में करंट हम फ्लो कर रहे हैं बैटरी वगैरह लगा के, उस कॉइल को हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। ठीक है, और जिस कॉइल में सिर्फ हमने गैल्वेनोमीटर लगा के छोड़ दिया है, उसको इस प्राइमरी कॉइल के करीब रखा है, उस कॉइल को हम बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, आपके फर्स्ट जो है मतलब पहली कॉइल जो है प्राइमरी कॉइल, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है
वो करंट हम चेंज करेंगे। करंट चेंज होने की वजह से क्या हो जाएगा, इस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट जो है, मतलब इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई मतलब क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। अब ये जो सेकेंडरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी कॉइल के करीब है, ठीक है। तो ये जो फ्लक्स जा रहा है इसका कुछ फ्लक्स जो है वो हमारा सेकेंडरी कॉइल के साथ भी लिंक हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल के साथ भी इसकी वजह से इस सेकेंडरी कॉइल में कुछ फ्लक्स लिंक हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो सेकेंडरी कॉइल है वो इसके करीब है, ठीक है। तो जैसे करंट चेंज होगा, फील्ड चेंज, यहाँ का अगर फ्लक्स चेंज होगा तो इधर लिंक होने वाला फ्लक्स भी क्या होगा, इस सेकेंडरी कॉइल के साथ में लिंक होने वाला फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। अभी लिंक होने वाला फ्लक्स चेंज हो रहा है। अभी यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ का फ्लक्स मान लो φ2 है, ठीक है। या फिर मान लो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है ना, चलो मान लो φs मतलब द फ्लक्स लिंक्ड विथ द सेकेंडरी कॉइल, फ्लक्स लिंक्ड विथ द सेकेंडरी कॉइल। फ्लक्स लिंक्ड विथ द सेकेंडरी कॉइल क्या होगा, चेंज होगा। और जैसे ही सेकेंडरी कॉइल से लिंक होने वाला फ्लक्स चेंज होगा, फैराडे का लॉ होता है, इफ देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल और क्लोज्ड सर्किट देन देयर इज अ इंडक्शन ऑफ ईएमएफ। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कॉइल में भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। क्यों ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल के साथ में लिंक हुआ फ्लक्स क्या हो रहा, चेंज हो रहा। तो फ्लक्स चेंज होता है तो क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। E इज इक्वल टू d∅dt। लेंस लॉ बोलेंगे तो माइनस, ठीक है, सिर्फ अपोज करता है इसके लिए। तो जब भी फ्लक्स चेंज होगा किसी कॉइल से लिंक होने वाला या किसी क्लोज सर्किट से लिंक हुआ तो आपका क्या होगा, उस सर्किट के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और ये जो गैल्वेनोमीटर है, जब भी ईएमएफ इंड्यूस होगा करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा, पहले जो गैल्वेनोमीटर हमारा 0 पे था, अभी जब तक फ्लक्स चेंज होते रहेगा तब तक गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा, कुछ ना कुछ करंट की रीडिंग बताएगा। यहाँ पे कोई ईएमएफ का सोर्स वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो कौन करता है, ईएमएफ फ्लो करता है। यहाँ पे विदाउट ईएमएफ करंट फ्लो हो रहा है क्या, तो नहीं। यहाँ पे भी ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से, पहले कॉइल के अंदर से हमने फ्लो होने वाला जो करंट है उसको चेंज करा। करंट चेंज हो गया तो फील्ड चेंज हो गई, फील्ड चेंज हो गई तो फ्लक्स चेंज हो गया। तो इसका फ्लक्स चेंज हुआ मतलब इसके साथ लिंक होने वाला फ्लक्स भी चेंज होगा, ठीक है। इसके साथ वाला लिंक होने वाला फ्लक्स जो है वो चेंज हो गया तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो गया। ईएमएफ इंड्यूस हो गया तो करंट भी फ्लो होने लग गया। करंट फ्लो होने लग गया तो ये रीडिंग बताने लग गया, सही है। तो ये जो है किसी एक कॉइल के अंदर से करंट को अगर हम चेंज करते हैं तो दूसरे कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है। इस इफेक्ट को अपन बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। ये है इसकी जनरल आइडिया। तो म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, द प्रोसेस या फिर द कंसेप्ट, कंसेप्ट ठीक रहेगा, द कंसेप्ट ऑफ इंडक्शन ऑफ ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज इन द करंट इन नेबरिंग कॉइल, इन नेबरिंग कॉइल, जो उसके करीब की कॉइल है उसके अंदर से जब हम करंट चेंज करते हैं तो उसकी इसके अंदर से जो करंट चेंज हो रहा है उसकी वजह से ये जो सेकंड कॉइल है उसके अंदर ईएमएफ का इंड्यूस हो जाना, इस कंसेप्ट को ही अपन क्या बोलते हैं, इस कंसेप्ट को अपन बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। ये है इसकी प्रॉपर सही वाली डेफिनेशन, हम इसको यूज कर सकते हैं एग्जाम में लिखने के लिए। The concept of induction of EMF in a coil or in a closed circuit due to change in current in another circuit, और जो नेबरिंग सर्किट होगा उसके अंदर से अगर करंट का चेंज हुआ तो उसके बाजू वाली कॉइल में अपने आप EMF इंड्यूस होने लग जाएगा। अभी लेंस लॉ के हिसाब से अगर जाएंगे हम तो क्या होगा, देखो मान लो पहले की जो है ना, की ओपन है, कोई करंट इसमें से फ्लो नहीं हो रहा, तो ये गैल्वेनोमीटर इधर का भी कितना बताएगा, 0 बताएगा, ठीक है। जैसे ही मैंने की क्लोज कर दी, जैसे ही मैंने की क्लोज कर दी, यहाँ से करंट क्या होता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। मान लो रियोस्टेट हमने घुमा दिया, फुल कर दिया, लेकिन करंट फुल तुरंत नहीं होता है, मैक्सिमम करंट जाने के लिए कुछ तो टाइम लगेगा। तो करंट यहाँ से धीरे धीरे बढ़ेगा,
करंट यहाँ से धीरे धीरे बढ़ेगा तो इसका करंट बढ़ेगा तो फील्ड भी बढ़ेगा, फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, तो धीरे धीरे इसके साथ में लिंक होने वाला फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। धीरे धीरे फ्लक्स बढ़ेगा मतलब फ्लक्स चेंज होगा, मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा, मतलब करंट इंड्यूस होगा इस कॉइल में, ठीक है। तो जब तक इंक्रीज हो रहा है तो उस टाइम पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन मान लो इधर के साइड है, ठीक है, राइट साइड है। तो जब करंट का इंक्रीज हो रहा है तो इधर का फ्लक्स भी इंक्रीज होता है। फ्लक्स इंक्रीज के लिए मान लो गैल्वेनोमीटर इधर डिफ्लेक्शन बता रहा है, ठीक है, क्योंकि फ्लक्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। जब तक फ्लक्स कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा, फ्लक्स कांस्टेंट नहीं चाहिए, चेंज होता रहना चाहिए। तो जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक इस गैल्वेनोमीटर का कुछ ना कुछ रीडिंग मिलेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये रेओस्टेट को हमने पूरा घुमा दिया और मैक्सिमम करंट तक पहुंच गया है, इसकी जितनी भी लिमिट है, करंट हैंडलिंग लिमिट जितनी भी है, उतने करंट की वैल्यू आ गई है। बाद में इसमें से करंट फ्लो होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, एक स्पेसिफिक वैल्यू पे करंट आ गया, उतना ही करंट हम उसमें से फ्लो करा रहे हैं। अगर इसका करंट कांस्टेंट हो गया तो फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा, फील्ड कांस्टेंट हो गया तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, इसके साथ में जो लिंक होने वाला फ्लक्स है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब वो चेंज नहीं होगा। जैसे ही फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा ईएमएफ कितना हो जाएगा, 0, और करंट भी कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या है, सिर्फ इस कॉइल में से करंट फ्लो कराना जरूरी नहीं है, उस करंट को चेंज भी करते रहना है। फुल करंट फ्लो करा रहे तो भी यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा अगर जब ये करंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है तो, ठीक है। तो सिर्फ करंट कांस्टेंट करंट फ्लो करा के कुछ फायदा है नहीं, हमको क्या करना है, उस करंट को चेंज करते रहना है। जब तक इस कॉइल के अंदर करंट चेंज होगा इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा, करंट इसमें भी फ्लो होता रहेगा। तो जैसे ही मैक्सिमम वैल्यू पे आके करंट कांस्टेंट हो जाएगा, ये जो गैल्वेनोमीटर है ये वापस किधर आ जाएगा, वापस 0 पे आ जाएगा, ठीक है। अभी करंट चेंज नहीं हो रहा है। बाद में मैंने क्या करा, फिर से कॉइल को की को ओपन कर दिया। अभी की को ओपन कर दिया तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, करंट 0 हो जाएगा। लेकिन करंट 0 तुरंत नहीं होता है, करंट जो 0 होना है वो धीरे धीरे होता है, ठीक है, कुछ मिली सेकंड वगैरह लेता है। तो वो मिली सेकंड के लिए क्या होगा, अभी जब करंट कम हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर जब करंट बढ़ने के लिए इधर डिफ्लेक्शन बता रहा था, जब करंट कम होगा तो गैल्वेनोमीटर भी इधर डिफ्लेक्शन बताएगा। क्यों, क्योंकि करंट की डायरेक्शन अभी चेंज हो गई है, ठीक है। अभी करंट डिक्रीज हो रहा है, अभी फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। तो लेंज लॉ के हिसाब से जब फ्लक्स डिक्रीज होता है तो जो इंड्यूस ईएमएफ है वो फ्लक्स इंक्रीज करने का ट्राई करता है, और फ्लक्स इंक्रीज करने के लिए पहले वाली जो करंट की डायरेक्शन थी उसके उल्टा करंट फ्लो करने लग जाता है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग करंट के लिए अगर इधर है डिफ्लेक्शन तो डिक्रीजिंग के लिए इधर हो जाता है हमारे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो सिंपल सा एक कॉइल के अंदर से फ्लो होने वाले करंट की वजह से दूसरे कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ बन जाना, उस वाले कंसेप्ट को अपन बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी हम इसके थोड़े मैथमेटिकल टर्म में जाते हैं, चलिए। तो चलो दोस्तों अपन क्या करते हैं, इसको फर्स्ट कॉइल मानी हमने, इसको मानी है सेकंड कॉइल। अभी हम पहले क्या कर रहे हैं, पहले कॉइल में से करंट पास कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे पहले कॉइल में से हम करंट पास करेंगे इसकी फील्ड बढ़ती जाएंगे, इसका फ्लक्स बढ़ते जाएगा, तो यहाँ का भी फ्लक्स बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये जो सेकंड कॉइल में इंड्यूस होने वाला फ्लक्स है ना, किसकी वजह से, फर्स्ट कॉइल के करंट की वजह से, तो उसको अपन ऐसा लिखते हैं, फ्लक्स इंड्यूस्ड इन सेकंड कॉइल ड्यू टू करंट इन द फर्स्ट कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द फर्स्ट कॉइल। करंट हम कौन सी कॉइल में फ्लो करा रहे हैं, पहले कॉइल में, ठीक है। फ्लक्स किसमें इंड्यूस हो रहा है, इसमें, तो फ्लक्स इंड्यूस्ड इन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। पढ़ेंगे कैसे, फ्लक्स इंड्यूस्ड इन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा फील्ड बढ़ेगी, फ्लक्स बढ़ेगी, तो इससे लिंक होने वाला फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो बस इसमें अपन कहते हैं φ21 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ m21 इंटू r1। अभी क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमको कांस्टेंट लगता है, तो कांस्टेंट हम यहाँ पे यूज करेंगे m21। अभी m मतलब समझ गया होगा आपको, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसी को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और सिर्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस, सिर्फ क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका, सेकंड कॉइल का, ये
सेकंड कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। सही है, जिस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक, तो देयरफॉर phi21 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ सॉरी M21 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, M21 इज इक्वल टू phi21 अपॉन I1। यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ पे कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमने सिर्फ क्या करा है, M21 की वैल्यू निकाली। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, ढंग से देखो। द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फ्लक्स विथ लिंक्ड विद द सेकंड कॉइल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू फर्स्ट कॉइल। जो सेकंड कॉइल के साथ में फ्लक्स लिंक हुआ है उसको हम डिवाइड करेंगे पहले कॉइल के अंदर से फ्लो होने वाले करंट से, तो हमको क्या मिल जाएगा, सेकंड कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस मिल जाएगा। अगर मान लो हमने रिवर्स कर दिया, अभी हमने क्या कर दिया, इधर की बैटरी और की रियोस्टेट हटा के इधर लगा दिया। ठीक है, और इधर हमने अभी क्या करा, मान लो गैल्वेनोमीटर लगा दिया, उल्टा कर दिया, कैरेक्टर स्विच कर दिया दोनों का। तो अभी ये क्या हो जाएगी, प्राइमरी हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी फिर सेकेंडरी। अगर उल्टा करेंगे तो मान लो मैंने उल्टा, अगर यहाँ पे मैं सर्किट लिखता हूँ, ये है पहली कॉइल, उसको मैं सिर्फ अभी गैल्वेनोमीटर लगा देता हूँ, और सेकेंडरी कॉइल जो है ये वाली, इसमें मैं क्या करता हूँ, ईएमएफ, रियोस्टेट और की लगा देता हूँ, और इसमें से करंट फ्लो करता हूँ आई। अभी इस सर्किट में से मैं करंट फ्लो करा रहा हूँ, जिस सर्किट में से करंट हम फ्लो कराते हैं उस सर्किट को अपन बोलते हैं प्राइमरी। तो अभी ये क्या हो जाएगा आपका प्राइमरी, और ये क्या हो जाएगा आपका सेकेंडरी। ठीक है, तो देखो क्या होगा अभी फिर इससे इसका जो करंट है वो करंट हम चेंज करेंगे। इसका करंट जैसे ही चेंज होगा तो फील्ड चेंज होगी, फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा। इसका कुछ फ्लक्स इसके साथ में लिंक हो जाएगा, इसके साथ में जो लिंक होने वाला फ्लक्स है अभी वो मैं बोलता हूँ phi12। इसको क्या बोलेंगे, फ्लक्स लिंक विद द फर्स्ट कॉइल। क्यों लिंक हुआ है, ड्यू टू सेकंड कॉइल में से क्या पास हो रहा है, सेकंड कॉइल में से पास होने वाला करंट हम चेंज भी करा रहे हैं। ठीक है, इज इक्वल टू phi12 म्यूचुअल इंडक्शन इन फर्स्ट कॉइल ड्यू टू सेकंड कॉइल के करंट की वजह से। ठीक है, इनटू क्या लिखेंगे, किसमें किससे करंट फ्लो करा रहे हैं हम, सेकंड कॉइल। सेकंड कॉइल में फ्लो होने वाला करंट कितना है, I2। तो देयरफॉर M12 क्या हो जाएगा, phi12 अपॉन I2। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद द फर्स्ट कॉइल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सेकंड कॉइल। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है, ये जो है कंसेप्ट phi21, phi12, M21, M12 और जो कुछ है, इसको हम याद रखने से अच्छा है कि एक कुछ प्रॉपर डेफिनेशन हम इसकी बना लें। तो एक प्रॉपर डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, तो हम सिंपल लिखते हैं M12 और M21 की जगह पे म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, और हाँ सिमेट्री की वजह से मान लो पहले इसमें से जितना जैसा हम करंट चेंज कर रहे थे वैसे ही करंट का चेंज अगर हमने इसमें करा, पहले कॉइल के जितने डायमेंशन है सारे डायमेंशन सेकंड के रहे, मतलब एकदम आइडेंटिकल कॉइल्स थे। ठीक है, और जो भी कुछ प्रोसेस हम इसमें कर रहे हैं वही प्रोसेस हम बाद में अगर इसमें करेंगे सेम तरीके से, तो पहले केस में जो हमें M21 की वैल्यू मिल रही थी वही वैल्यू हमको किसकी मिलेगी, M12 की भी मिलेगी। तो उसको बोलते हैं सिमेट्री नेचर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं M12 इज इक्वल टू M21 इज इक्वल टू M। तो कैपिटल M जब हम सिर्फ बोलते हैं ना, तो कैपिटल M होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ पेयर। ठीक है, ये जो पेयर है ना, इस पेयर का कॉमन म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, पेयर ऑफ कॉइल्स। तो ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ पेयर ऑफ कॉइल है उसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, वो हो जाएगा M इज इक्वल टू फ्लक्स इंड्यूस होगा जिस सर्किट में से करंट फ्लो करा रहे हैं वो प्राइमरी, और उसकी वजह से जो अदर सर्किट में करंट इंड्यूस होगा या ईएमएफ इंड्यूस होगा या फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो है सेकेंडरी, और करंट किसमें फ्लो होगा, प्राइमरी में। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ पेयर ऑफ कॉइल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल से फ्लो होने वाला करंट हम कंट्रोल करेंगे, और उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में क्या इंड्यूस हो जाएगा, क्या लिंक हो जाएगा, फ्लक्स। तो वो फ्लक्स
produced in the secondary coil divided by current flowing in the primary coil is called as mutual induction of the pair of the coil, mutual inductance of the pair of the coil। तो दोस्तों ये वाली जो है ये एक डेफिनेशन बन रही है। इस म्यूचुअल इंडक्टेंस की हम दूसरी डेफिनेशन भी बनाएंगे, उसके लिए लेंज लॉ, फैराडे लॉ यूज करेंगे हम। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों अभी हम लेंज लॉ यूज करके और म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन बनाएंगे। देखो हमको मालूम है लेंज लॉ है E इज इक्वल टू माइनस d∅dt। अभी ढंग से पहले हम करते हैं, कॉइल 1 जो है वो प्राइमरी है और कॉइल 2 जो है वो सेकेंडरी है। इसका मतलब क्या, फर्स्ट कॉइल के अंदर हम सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, वोल्टेज भी दे रहे हैं, की और रियोस्टेट सब है, हम उसका कंट्रोल कर रहे हैं। तो सेकंड कॉइल में हम सिर्फ क्या लगाएंगे, गैल्वेनोमीटर जो करंट मेजर करेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से। तो ई इंड्यूस होना मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा कौन सी कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल में, सेकंड कॉइल में, ठीक है। किसकी वजह से, पहले कॉइल के करंट की वजह से। तो E21 को कैसे पढ़ेंगे, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ सेकंड कॉइल ड्यू टू द करंट थ्रू फर्स्ट कॉइल इज इक्वल टू हम लिखेंगे माइनस d∅dt। अब ये ईएमएफ किस में इंड्यूस हुआ है, सेकेंडरी कॉइल में। तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस हुआ है ईएमएफ, तो फ्लक्स चेंज भी किसका लेंगे, सेकेंडरी कॉइल का ही फ्लक्स चेंज लेंगे हम, ठीक है। तो फ्लक्स चेंज किसका, सेकंड कॉइल का, क्यों, किसकी वजह से, फर्स्ट कॉइल की वजह से। तो इसको लिखेंगे हम E21 इज इक्वल टू माइनस d∅dt ऑफ, अभी हमने देखा ∅21 इज इक्वल टू m इंटू I1। सेकंड कॉइल में फ्लक्स लिंक हुआ, क्यों, क्योंकि पहले कॉइल में फ्लो होने वाले करंट की वजह से। तो ये वैल्यू डाल देते हैं ∅21 की m I1, और m भी कैसा लिखेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो यहाँ पे M21 लिख दिया, इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस M21 कांस्टेंट है उसको बाहर लेके आएंगे इंटू di1/dt, ये हो जाएगा E21। देयरफॉर अभी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो तो नेगेटिव नहीं हो सकता, सिर्फ क्या बोलता है, डायरेक्शन। अगर जस्ट हम इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ M21 क्या हो जाएगा, E21 डिवाइडेड बाय di1/dt। ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। सही है। अभी उल्टा करते हैं, सिमेट्री। मान लो फर्स्ट वाली जो है अभी वो सेकेंडरी की तरह बिहेव कर रही है, मतलब गैल्वेनोमीटर उठा के अभी हमने किस में लगा दिया, फर्स्ट कॉइल में लगा दिया। और जो सेकेंडरी कॉइल में पहले सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगा था, अभी हम सेकेंडरी जो सेकंड कॉइल है उसमें क्या लगाएंगे, ईएमएफ का सोर्स लगा देंगे, रियोस्टेट लगा देंगे, की लगा देंगे। मतलब वो जो सेकंड कॉइल है अभी वो प्राइमरी की तरह बिहेव करेगी। तो अभी दूसरे कॉइल के अंदर से फ्लो होने वाले करंट की वजह से पहले कॉइल में क्या लिंक होगा, फ्लक्स लिंक होगा। जैसे इधर का करंट चेंज करेंगे हम सेकंड कॉइल का, वही उसी तरह से फर्स्ट कॉइल के अंदर क्या होता जाएगा, फ्लक्स जो लिंक हुआ है वो भी चेंज होते जाएगा। तो पहले कॉइल से लिंक होने वाला फ्लक्स किसकी वजह से, सेकंड कॉइल के अंदर से फ्लो होने वाले करंट की वजह से, इज इक्वल टू हम लिखते हैं क्या, m, किसका, म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका, फर्स्ट कॉइल का, किसकी वजह से, सेकंड कॉइल के करंट की वजह से, ठीक है। और करंट किससे फ्लो हो रहा है, I2 सेकंड कॉइल के अंदर। E12 को लिखेंगे ईएमएफ इंड्यूस्ड इन, अभी फर्स्ट कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, ड्यू टू सेकंड कॉइल, इज इक्वल टू माइनस d∅dt ऑफ, क्या लिखेंगे इधर, ∅12 पहले कॉइल में फ्लक्स इंड्यूस होगा किसकी वजह से, या पहले कॉइल के साथ फ्लक्स लिंक होगा किसकी वजह से, सेकंड कॉइल के अंदर से फ्लो होने वाले करंट की वजह से। तो E12 हो जाएगा माइनस d∅dt ऑफ ∅12 की वैल्यू डाल दो M12 इंटू I2। E12 इज इक्वल टू माइनस, ये जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को आगे लेके आते हैं इंटू d∅ ऑफ I2। जब सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना होगा हमको तो डायरेक्ट मैं M12 के लिए लिखता हूँ E12 अपॉन di2/dt। देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, EMF induced in the second coil, EMF induced in the second coil to the rate of change of current in first coil।
रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द फर्स्ट कॉइल। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 के लिए डेफिनेशन। अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 के लिए डेफिनेशन लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द फर्स्ट कॉइल, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द फर्स्ट कॉइल किसकी वजह से, टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन सेकंड कॉइल, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सेकंड कॉइल। जिस कॉइल के अंदर से करंट फ्लो कराते हैं वो प्राइमरी, और जिस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है इफेक्ट की वजह से उसको बोलते हैं सेकेंडरी। तो इनको हटा के सिंपल हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन बन जाएगी ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इसमें सेकेंडरी, क्यू ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। ये एक डेफिनेशन बन जाती है आपकी किसके लिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए। तो हम लिख सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ कॉइल्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। ठीक है, तो इस तरह से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी डेफिनेशन ईएमएफ का वर्ड यूज करके लिख सकते हैं। पिछली डेफिनेशन लिखी तो भी चलेगा, ये डेफिनेशन लिखी तो भी चलेगा। ठीक है, तो अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वही जो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए बताया था। सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल पे, उसके बाद ज्योमेट्री पे, ठीक है, कॉइल के। उसी तरह से ये भी है, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कॉइल्स के ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, कॉइल किस मटेरियल से बने हैं उन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ईएमएफ का यूनिट होता है वोल्ट, सही है, नीचे है करंट मतलब एम्पियर, और नीचे टाइम है मतलब सेकंड। इसको और अच्छे से लिखेंगे तो वोल्ट पर एम्पियर, और ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, सेकंड की तरफ चला जाएगा ऊपर। वोल्ट पर एम्पियर ढंग से देखो, वोल्ट मतलब है आपका पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट कितना होता है, रेजिस्टेंस। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर पढ़ा है, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्टेज अपॉन एम्पियर मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, और ये सेकंड। तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो या सेल्फ इंडक्टेंस हो, दोनों को हम यूनिट लिख सकते हैं, उसका यूनिट आएगा ओम सेकंड, और ओम सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं, ओम सेकंड को ही हम बोलते हैं हेनरी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की हमने दो डेफिनेशंस देखी। पहला है रेशियो, पहला है रेशियो, क्या रेशियो, फ्लक्स लिंक्ड इन द सेकेंडरी कॉइल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी कॉइल, उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। इट इज द रेशियो ऑफ फ्लक्स linked with the secondary coil due to the current flowing through the first coil। ठीक है, पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू द फर्स्ट कॉइल, ऐसा बोल सकते हैं। और ईएमएफ की टर्मिनोलॉजी में बोलेंगे तो कैसे, द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। ठीक है, इस तरह से। और म्यूचुअल इंडक्टेंस हो या सेल्फ इंडक्टेंस हो, उन दोनों के लिए यूनिट क्या बनता है, ओम सेकंड। ओम सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं, हेनरी बोलते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही है। फाइनली हम देखेंगे 1 हेनरी की डेफिनेशन। ठीक है, देखो हमको मालूम है म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू ई एस अपॉन डी आई पी बाय डी टी। म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी कब होगा, जब ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कितना होगा 1 वोल्ट, और डी आई पी अपॉन डी टी भी कितना होगा 1 एम्पियर पर सेकेंड। बस यहाँ पे ES की वैल्यू 1 डालो, DIP DT भी क्या डालो 1 डालो, क्या मिल जाएगा वैल्यू 1 अपॉन 1 मिल जाएगा। सही है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज 1 हेनरी इफ 1 वोल्ट ऑफ EMF इज इंड्यूस्ड, 1 वोल्ट ऑफ EMF इज इंड्यूस्ड इन अ सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, ड्यू टू 1 एम्पियर पर सेकंड, ड्यू टू 1 एम्पियर पर सेकंड करंट रेट इन प्राइमरी कॉइल। जब सेकेंडरी कॉइल के अंदर इंड्यूस होने वाला ईएमएफ कितना होगा 1 वोल्ट, किसकी वजह से, जब प्राइमरी के अंदर फ्लो होने वाले करंट का रेट ऑफ चेंज क्या है, करंट का रेट ऑफ चेंज है 1 एम्पियर पर सेकंड। तो अगर 1 एम्पियर पर सेकंड करंट के चेंज से सेकेंडरी कॉइल में 1 वोल्ट ईएमएफ अगर इंड्यूस हो जाता है, तो उस सेकेंडरी कॉइल का जो इंडक्टेंस है वो कितना है 1 हेनरी। ठीक है,
तो इस तरह से आप अपनी लैंग्वेज में क्या कर सकते हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस की अलग अलग डेफिनेशंस लिख सकते हो। तो दोस्तों म्यूचुअल इंडक्शन में आज बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।